नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा पावर बैलेंस शिफ्ट देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ समय में अगर आप कुछ और जंगी मोर्चे खुलता हुआ देखें तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समंदर का सिकंदर आज अपने ही चक्रव्यूह में फंस चुका है। जिस अमेरिका के नाम से समंदर की लहरें भी रास्ता छोड़ दिया करती थी, आज वही अमेरिका मिडिल ईस्ट की आग में बुरी तरह झुलस चुका है। ईरान से पंगा लेना सुपर पावर को इतना भारी पड़ रहा है कि उसे अपना सबसे बड़ा और सबसे घातक पैसिफिक ओशियन से हटाना पड़ रहा है अपना ब्रह्मास्त्र। जी हां, करीब 250 दिनों में ईरान ने अमेरिका की ऐसी बखिया उधेड़ी है, ऐसा रेलम रेल मचाया कि एशिया में तैनात आखिरी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी अपनी जगह छोड़ने को मजबूर हो गया है। और इसी के साथ ड्रैगन के लिए पूरा मैदान अमेरिका ने खाली कर दिया। जापान की सुरक्षा कैसे होगी भगवान जाने, ताइवान की सुरक्षा कैसे होगी भगवान जाने, साउथ कोरिया की सुरक्षा कैसे होगी भगवान जाने। ईरान ने अमेरिका की वो स्थिति कर दी कि अमेरिका अपने महाकाय युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मिडिल ईस्ट भेज रहा है। इसका सबसे बड़ा और बंपर फायदा चीन को मिल सकता है। ड्रैगन यानी चीन को यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन के हटने से समंदर में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसे चीन को खुला मैदान मिल गया है। यानी एक झटके में अमेरिका ने अपने दोस्तों को मझधार में छोड़ दिया और ड्रैगन के हवाले कर दिया। ट्रंप के इस फैसले से पैसिफिक से लेकर ताइवान तक खलबली मची हुई है। यह कोई रूटीन शफल नहीं है, रूटीन ट्रांसफर नहीं है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक मजबूरी है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि यह अमेरिका बहुत स्ट्रेटेजी के हिसाब से कर रहा है। तो अगर अमेरिका बहुत स्ट्रैटेजी के हिसाब से कर रहा है तो ताइवान, साउथ कोरिया और जापान को किसके भरोसे छोड़ रहा है? ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? खबर है कि मिडिल ईस्ट में घातक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। यूएसएस वॉशिंगटन और अमेरिका दुनिया के सामने इसे लेवल अप बताकर अपनी ही पीठ थपथपाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई अमेरिका के इस सो कॉल्ड पावरफुल पॉलिसी की कलई खोलती है। दरअसल ईरान के साथ जंग में यूएसएस अब्राहम लिंकन की हालत खराब है। कुछ सैनिकों के मारे जाने की खबर भी है और इसी साल इस युद्धपोत को मई में वापस लौटना भी था। लेकिन ईरान ने ऐसा रेला कि इस जहाज को वहां से निकालने का अमेरिका को मौका ही नहीं मिला। इस जहाज ने समंदर में 260 दिन से ज्यादा का वक्त बिता लिया है। बेशक ये एक रिकॉर्ड है, लेकिन एक बहुत दर्दनाक रिकॉर्ड है। नतीजा यह हुआ कि महीनों से बिना ब्रेक के ड्यूटी कर रहे सैनिकों की मानसिक हालत खराब हो गई। जहाजों पर खान पान, हथियारों और जरूरी रसद की किल्लत हो गई। अब हालत यह है कि अमेरिकी संसद में खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने लिंकन युद्धपोत की बदहाली पर जांच की मांग उठा दी है। और यूएसएस अब्राहम लिंकन पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह ट्रेजेडी बन चुका है। निमित्ज क्लास का यह परमाणु युद्धपोत 5000 सैनिकों को लेकर चलता है। नवंबर 2025 से सैन डिएगो से रवाना हुआ, बिना पोर्ट रेस्ट के 250 दिनों से मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है। और पोर्ट रेस्ट पता है आपको कितने दिनों में आता है? पोर्ट रेस्ट आता है सिर्फ 45 दिन में। यानी 45 दिन में एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा विंडो आता है जब जहाज से उतरकर सैनिकों को पोर्ट रेस्ट दिया जाता है। अब तक तो ठीक है, चलिए इस मामले में देखा जाए तो तनाव के बीच काम कर लेंगे सैनिक, क्योंकि सैनिक जोश, जज्बे और हौसले से लबरेज होते हैं। लेकिन फिर जहाज पर राशन की कटौती, क्योंकि बहरीन का 5th फ्लीट डैमेज है, रसद आपूर्ति हो नहीं रही, भोजन की कमी है। इसके अलावा 50 और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याएं हैं। तो जहाज पर तैनात सैनिकों का जीवन नरक बन गया। थकान और मानसिक तनाव चेरी ऑन द टॉप। खबर यह भी आई कि सैनिकों ने समंदर में खुदकुशी करने की कोशिश की।
हालांकि सेंटकॉम ने इस दावे को खारिज किया और कहा कि स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। चलिए, अगर स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया तो फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन को वापस क्यों बुलाया जा रहा है अगर स्थिति कंट्रोल में है? और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती क्यों की जा रही है अगर स्थिति कंट्रोल में है? यह तो सवाल नंबर 1 है। अब आ जाइए इसके दूसरे पहलू पर, यानी कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या कहता है। चलते हैं प्रशांत महासागर में। चीन हमेशा प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना को अपने रास्ते का कांटा मानता था, खासकर ताइवान पर कब्जे के मिशन में। और अब अमेरिका कह रहा है भाई ताइवान पर कब्जा कर लो, हम खुद ही इलाके से जा रहे हैं। इस मामले पर हडसन इंस्टीट्यूट के रक्षा विशेषज्ञ ब्रायन क्लार्क ने बयान दिया और कहा कि कहीं कल सुबह उठकर चीन ताइवान पर हमला न कर दे। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि ड्रैगन को दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश करने का एक बेहतरीन और खुला मौका जरूर मिल गया है। अभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहां कहां पर हैं। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन हालत खराब है, लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है। हिंद महासागर में यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन है। पश्चिमी प्रशांत में भी इसी शिप की तैनाती बताई जा रही है। पूर्वी तट पर यूएसएस निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर लगाया गया है। अमेरिका की हालत यह है कि अमेरिका ना तो ईरान को हरा पा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब ताइवान भी हाथ से जाएगा, ताइवान भी नहीं बचेगा। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले ने अमेरिका के उन दोस्तों की रातों की नींद उड़ा दी है जो ड्रैगन के जबड़े के सामने बैठे हुए हैं। जापान, ताइवान, फिलीपींस, साउथ कोरिया जैसे देशों में धुकधुकी बढ़ गई है। बीजिंग पूरे एशिया में नैरेटिव फैला रहा है कि देख लो, जिस अमेरिका के भरोसे तुम उछल रहे थे, वही अमेरिका यहां से पतली गली लेकर निकलने की फिराक में है। सवाल यह कि ट्रंप के इस फैसले ने क्या वाकई शी जिनपिंग को एक खुला रास्ता दे दिया है? इस फैसले से ताइवान की मुसीबत कितनी बढ़ने वाली है? पैसिफिक ओशियन में पावर बैलेंस का क्या होगा? और क्या अपनी नाक बचाने के लिए ट्रंप अमेरिका की साख बर्बाद कर देंगे? अब जरा नक्शे पर देख लीजिए आप, ये स्थिति जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जहाज कहां कहां है अमेरिका के। वैसे अगर इतने भी जहाज हो तो क्या फर्क पड़ता है भाई, ईरान ने तो तब भी रेला जब वहां पर 15 से ज्यादा सैन्य बेस है अमेरिका के। ईरान ने कौन सा छोड़ दिया। खैर, फिर भी आंकड़ों के लिहाज से एक बार नजर डाल लेते हैं। अरब सागर में पाकिस्तान के पास एक जहाज की तैनाती है। हिंद महासागर में एक जहाज की तैनाती है। मलाक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया के पास एक जहाज की तैनाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिप्लॉयमेंट यह है जो दक्षिण चीन सागर में चीन के पास है, प्रशांत महासागर में, और उसे मूव कराकर अब यहां पर लाए जाने की तैयारी है। इसके अलावा अदन की खाड़ी में सोमालिया के पास और लाल सागर में सऊदी अरब के पास ये अलग अलग लोकेशंस हैं जहां अमेरिका के शिप्स की तैनाती है। लेकिन कहते हैं सांप निकल जाने के बाद लठ बजाने से क्या फायदा। तो क्या अमेरिका ने एक बहुत बड़ा पावर बैलेंस शिफ्ट शुरू कर दिया है या अमेरिका की गलती की वजह से ऐसा हुआ है? और क्या अब अमेरिका ताइवान भी नहीं बचा पाएगा? ईरान तो जाएगा ही जाएगा, ताइवान भी जाएगा, फिर साउथ कोरिया और जापान क्या करेंगे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, रक्षा विषय बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठी बोरवाला ईरान मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएस से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल सबसे पहले मैं रवि करकरा जी आपसे समझना चाहूंगा, ये जो पावर बैलेंस शिफ्ट हम देख रहे हैं, अब जब ताइवान के पास से एयरक्राफ्ट कैरियर निकालकर मिडिल ईस्ट में लेकर आएगा यूएस, तो फिर इस रीजन में पावर बैलेंस का क्या हुआ? क्या ये चाइना के लिए फ्री वे नहीं है कि वो अपनी किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है? देखिए, सभी को प्रणाम। मेरा आई थिंक विवेक जी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये जो शिफ्ट जो है दो दो सिग्नल्स देता है। एक तो ये चाइना को भी सिग्नल मिलता है कि या तो कोई, और ये सर थोड़ा ज़्यादा बताएंगे, या तो कोई
अंडर द टेबल कोई एग्रीमेंट हुई है चाइना और यूएसए के बीच में, उसके बगैर ये ऐसे मूवमेंट नहीं होगी। और जिसमें शायद ताइवान को बलि का बकरा बनाया जाएगा। और ये दोबारा ही रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि ये सारी जो जंग जो है वो मोनोपोली जो है चाइना की उसके साथ रिलेटेड है। सेकंड, दूसरा, जब मूव करके आता है मिडिल ईस्ट में, तो एक और इम्पोर्टेंट सिग्नल जाता है कि इनको लग रहा था कि जीसीसी की जो कंट्रीज हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अमेरिका में बिल्कुल डामाडोल हो चुका है। तो इसीलिए एक दोबारा उनको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए, एक बूस्ट देने के लिए कि हम लोग जो है हम लोग कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं, हम आपके साथ ही हैं। और हम सबसे बड़ा जो अपना डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वो ये दर्शाता है कि हम लोग इस जो लड़ाई में है इसको लॉन्ग टर्म खींचेंगे। देखिए, इसका तीसरा जो पहलू जो है वो है उसके मिड टर्म इलेक्शन के साथ। क्योंकि अब जो डोनाल्ड ट्रंप के पास एक तो कोई नीति नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो हमेशा एक रिएक्टिव तरीके से काम करते हैं। तो उनको ये पता है कि अगर हमने दिखा दिया, क्योंकि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड कर नहीं सकते, उनको बड़ा क्लियरली पता है कि बॉडी बैग से मिड टर्म में उनका बहुत बड़ा लॉस होगा। तो अपने जो जो उनका रिपब्लिकन जो बेस है उसको दिखाने के लिए कि देखो, मैं बाइडेन की तरह अफगानिस्तान से भाग नहीं रहा हूँ, मैं बल्कि और भी ज्यादा बूस्ट कर रहा हूँ हमारा प्रेजेंस। क्योंकि मिड टर्म अगर शेक हो जाता है तो ये सिर्फ ट्रम्प के लिए खराब नहीं है, ये जेडी वेंस, मार्को रूबियो और इनका लॉन्ग टर्म जो उनका प्लान है, जो इनका इलेक्शंस होने वाले हैं 2028 में, तो वो ज्यादा जो है हिल चुका है। तो मैं यही बोलूंगा कि चाइना के जो, अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें कि अगर चाइना को फ्री विल मिलती है, अगर किसी तरीके से सिग्नल है, सिर्फ चाइना के लिए ताइवान की बात नहीं है, इसमें साउथ कोरिया भी आ जाता है और जापान भी आ जाता है। और फिलीपींस के जो कुछ आइलैंड है जहाँ पे बहुत ज्यादा इनने आगे भी पीछे जो है बताया है कि हम लोग जो है चाइना से डरे हुए हैं फिलीपींस में, आपको पता है। और आपको पता भी है कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदी है। तो इसमें बहुत ज्यादा एंगल है, पर सबसे इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि ये जो है ट्रम्प इसको लॉन्ग टर्म दिखाना चाहता है, और दिखाना चाहता है अपने वोटर बेस को। सिर्फ ट्रम्प को अपने वोटर बेस की भी चिंता है और अपनी चिंता है कि मैं देखो जुटा हुआ हूँ और लगा रहूंगा, बाइडेन की तरह भागूंगा नहीं। और उसमें देखते हैं कि आगे जाके क्या होगा। धन्यवाद। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि ईरान के फ्रंट को लंबा ले जाने की तैयारी है, लेकिन इसके लिए क्या वो जो दुनिया के बाकी देश जो अमेरिका के भरोसे बैठे, हालांकि अमेरिका के भरोसे बैठने का कोई फायदा नहीं होगा, ये दुनिया को क्लियर हो जाना चाहिए। इसलिए जापान ने अपनी आर्मी स्ट्रेंथन करनी शुरू कर दी है, साउथ कोरिया ने भी अपनी आर्मी स्ट्रेंथन करनी शुरू कर दी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट ने पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। मैं इसमें हिमांशी जी का टेक जानना चाहूंगा। हिमांशी जी। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जय ताइवान मैम। जो है वो अमेरिका के भरोसे नहीं बैठा है, बल्कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि ताइवान ने भी अब मिलिट्री एक्सरसाइज 6 अगस्त को शुरू की है, और उन्होंने एक बजट भी पास किया है जो बहुत समय से एक ब्लॉकेड था कि उनकी जो पार्लियामेंट थी उसको पास नहीं कर रही थी। तो ताइवान को समझ में आ गया है कि चाइना इसका अवसर उठाकर एक एग्रेसिव ग्रे जोन एक्टिविटी कर सकता है। देखिए, अमेरिका की जो पॉलिसी रही है ताइवान को लेके, और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए तो जिस तरह के वो बयान देते हैं, उसने एक अनसर्टेनिटी पैदा की है। जब वो मई के महीने में चाइना गए थे, उसके बाद चाइना ने बहुत क्लियरली उनको एक चीज कन्वे की थी कि हमारी रेड लाइन है ताइवान, आप उसके बारे में बात मत कीजिएगा। ताइवान को एक सिलिकॉन शील्ड मिली हुई है, क्योंकि उसके पास जिस तरह के चिप्स बनते हैं वो अमेरिका को भी आवश्यकता है और चाइना को भी आवश्यकता है। तो ये दोनों ही कंट्रीज जो है ताइवान को लेके ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड करती रहती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है देखने वाली वो है कि चाइना ने जिस तरीके से ईरान का ये युद्ध पिछले 5-6 महीने में चला है, तो अपनी जो समझदारी है और चाइना जिस तरीके से ऑब्जर्व करता है और समझता है चीजों को, उसने अपने नोट्स ले लिए हैं। उसको समझ में आ गया कि लॉन्ग डिस्टेंस वॉर जो है वो आप नहीं लड़ सकते हैं, सप्लाई चेन्स आपकी डिस्टरप्ट होती हैं, इनफाइनाइट आपके पावर्स नहीं होते हैं, आपकी आर्मी कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आपके सप्लाई चेन्स डिस्टरप्ट होते हैं तो उस स्थिति में आपके पास में पुख्ता कोई इंतजाम होने चाहिए। और अब जापान भी देखिए कोशिश कर रहा है कि वो भी अपने आप को मजबूत करे। और अब जिस तरीके से पुतिन और रशिया इन सब की जो पुतिन का जो जब एक स्टेटमेंट आया है जापान को लेकर, उन्होंने बहुत ज्यादा एक नाराजगी दिखाई है जिस तरीके से जापान एग्रेसिव खेल रहा है। तो चीजें इस पूरे जो हिंद महासागर है इसके आसपास बदल रही हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बदल रही हैं, क्योंकि कोई भी किसी पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। एक्चुअली किसी को नहीं पता है कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा। देखिए, ईरान के साथ में इतना लंबा युद्ध चलने के बाद में निर्णायक स्थिति नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि वी आर फुली लॉक्ड एंड लोडेड।
हमला कर देंगे, लेकिन फिर कदम पीछे खींच लेते हैं। यहां तक कि ईरान का जो व्यापार है वो पिछले कुछ समय में 24.7 अरब डॉलर का हुआ है। तुर्की के रास्ते वो बहुत ज्यादा अपना सामान भेज रहा है। यहां तक कि चाइना को भी उसका तेल लगातार सप्लाई हो रहा है, और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन 2024 से और आज तक नहीं आया है। यानी युद्ध के ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने रखे थे, उसको हासिल नहीं हुए। लेकिन अब जो ताइवान की स्थिति पैदा हो रही है वो सच में चिंताजनक है, तो जिसको लेके चाइना डेफिनेटली मुझे लगता है एग्रेसिवली खेलने की कोशिश करेगा। जी नहीं, लेकिन फिर इस इलाके में फिरोज भाई, यहां पर बेसिकली चाइना के इर्द गिर्द जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, पॉइंट इज के अमेरिका ने अपने आप को इतना ओवर स्ट्रेच कर लिया है, और ये जो डिजास्टर्स है इब्राहिम लिंकन को लेकर, मतलब कांट बिलीव इट के वहाँ प्रैक्टिकली बगावत हो चुकी है शिप पे, और खाने पीने के वांदे हो गए वहाँ के सेलर्स को। आई मीन इट्स अनबिलीवेबल वी आर हियरिंग दिस न्यूज फ्रॉम अ सो कॉल्ड सुपर पावर। दूसरी जो पॉइंट है कि चाइना हैज प्रैक्टिकली वन दैट रीजन विदाउट फायरिंग ए शॉट, क्योंकि वो परिस्थिति जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ताइवान सबके लिए परेशानी हो गई है कि भाई जो गल्फ कंट्रीज का हाल देखा कि वो उनको डिफेंड प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया, तो हमारा तो कुछ होना नहीं है। तो मेरा मानना है कि इन देशों को भी अपनी एक आपस में डिफेंस ट्रीटी और चाइना के साथ एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाना होगा। जहां तक ताइवान की बात है, आई थिंक ताइवान का हांगकांग जैसे सिचुएशन होगा इवेंचुअली, क्योंकि ताइवान को युद्ध में टिक नहीं पाएगा और चाइना को खाली ब्लॉकेड ही करना है। अगर एयर और सी ब्लॉकेड करता है तो ताइवान विल नॉट लास्ट लॉन्ग। ताइवान के अंदर प्रो चाइना पार्टीज भी है, और फाइनेंस, आई थिंक ताइवान और चीन के बीच में एक आगे सेटलमेंट होगा। हांगकांग का एक अलग परिस्थिति थी, मगर ताइवान का भी सेटलमेंट हो सकता है। दूसरी जगह पे आप देखेंगे कि एक्चुअली अमेरिका के अंदर की जो परिस्थिति है, जो ट्रम्प बोल रहा है कि ईरान की जंग चल रही है तो तेल तो बढ़ेगा ही, तो आप ये कारण देखें कि उसके जो जंग के पहले जो 582 मिलियन बैरल्स थे क्रूड ऑयल के, वो आज आधे हो चुके हैं, 243 मिलियन बैरल्स तक आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी क्राइसिस की बात है फॉर अ वॉर सिचुएशन। और पॉइंट अमेरिका की लंबाने की बात नहीं है, ईरान तैयार है। मिड टर्म की तो ईरान बात ही कर रहा है, मगर ईरान तो बोला कि मैं तो 2028-29 तक भी, मतलब ट्रम्प चला जाए उसके बाद कोई समझदार सरकार के साथ हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये रेजिम चेंज तो होनी है। इजराइल के साथ भी नेतन्याहू हो जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।